कि अगर एक पॉइंट से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, अगर एक पॉइंट से यूनिवर्स जो है वह स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर ही सब कुछ, मास, एनर्जी, सब कुछ था और उसके बाहर कुछ नहीं था, ना मैटर था ना फील्ड थी। लेकिन आज जो यूनिवर्स हम देखते हैं वो बहुत बड़ा है और आज भी फैलता जा रहा है साइंटिस्टों के अनुसार। तो जो मास तो दिख जाते हैं बड़े बड़े प्लैनेट्स के रूप में, या जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम ट्रेस कर सकें उसमें दिख जाता है, लेकिन फील्ड जो है वो नहीं दिखती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि फील्ड जो है वह पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्पेस हो सकता है जहाँ फील्ड ना हो। जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मास और एनर्जी जो इस पॉइंट से निकली है वो सतत रूप से ब्रह्मांड में फैल रही है ना। तो कोई कितना भी वैक्यूम आप कहिए, उस वैक्यूम में कुछ न कुछ एनर्जी है जिसको आप रेसिडुअल एनर्जी बोल सकते हैं क्वांटम फिजिक्स में। और स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में हम उसको वो बोल सकते हैं कि ग्रेविटॉन की इंटेंसिटी पूरे स्पेस में, ग्रेविटॉन जो छोटे छोटे मासलेस न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है वो पूरे स्पेस में हर जगह हैं, और जहाँ पे वैक्यूम आपको दिखता है, किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दिखती है, एक्चुअली में वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट में पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेविटॉन के मॉलिक्यूल्स, मासलेस मॉलिक्यूल्स या बबल्स मौजूद है। एक्चुअली में ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है एक्चुअली में यूनिवर्स का, इन ग्रेविटॉन के मासलेस पार्टिकल्स के सी में ये पूरा सिस्टम तैर रहा है। जी हाँ, तो बेसिक जो फील्ड है वो कोई और नहीं, ग्रेविटॉन के मासलेस पार्टिकल्स की फील्ड है। और इसी फील्ड में वास्तव में फोटॉन या फोटॉन्स या मूविंग लाइट, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको आप बोलते हैं, फोटॉन्स फील्ड ट्रेवल करती हैं लाइट की स्पीड से। और एक फोटॉन और कुछ नहीं है, मासलेस अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बंडल्स हैं, जहाँ एक बंडल जो पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है और किसी तरह आपस में जस्ट ग्रेविटॉन के पार्टिकल के जरिए बाइंड है, दोनों जो भी किसी एक बंडल में, एक बंडल जो फोटॉन का है, फोटॉन एक्चुअली में क्या है, अल्टरनेटिव, सुनते जाइएगा हमारी थ्योरी में, फोटॉन जो है वो अल्टरनेटिव मासलेस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बंडल्स से बना हुआ है। मतलब एक बंडल अगर पॉजिटिव है तो जस्ट अगला बंडल जो उसके बगल में है फोटॉन के, फोटॉन में वो नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स का बंडल है, फिर अगला बंडल जो है वो पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स का बंडल है। कहने का मतलब ये अल्टरनेटिव वेव में ये फोटॉन है। अच्छा, किसी एक बंडल पे आएंगे, मान लीजिए एक फोटॉन के किसी पहले बंडल पे, मान लीजिए जिसको हम टेल कहिए, मान लीजिए पीछे वाला हिस्सा, तो वो अगर पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स से बना है, एक बंडल में एक ही तरह के चार्ज हैं, और वो कौन से चार्ज हैं, पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स। और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, मासलेस न्यूट्रल पार्टिकल ग्रेविटॉन्स। जब भी हम मासलेस शब्द यूज कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव के साथ, चाहे नेगेटिव के साथ, चाहे न्यूट्रल के साथ, तो आप इसको ना के बराबर मास मानिए, वो मास जो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ मास हो ना, हो सकता है, ना के बराबर। तभी ये दोनों पॉजिटिव, जो किसी भी एक बंडल के अंदर जो मासलेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो अगर ग्रेविटॉन से जुड़े हैं तो उस ग्रेविटॉन में ना के बराबर मास हो सकता है, और वही मास के दो सिरे पे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं बाइंड के रूप में, अन्यथा दोनों पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो रिपेल कर जाएंगे। खैर चलिए, तो फोटॉन जो है ये पूरा बंडल जो पॉजिटिव नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स बंडल्स हैं, ये एक्चुअली में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। क्यों ट्रेवल करता है, क्योंकि जो एक बंडल के अंदर जो पॉजिटिव मासलेस चार्जेस है वो सभी अगर उनको मतलब एकदम फ्री हो तो लाइट की स्पीड से जाएंगे, उसी तरह नेगेटिव वाले भी लाइट की स्पीड से जाएंगे। चूँकि ग्रेविटॉन बिल्कुल भी मास नहीं गेन किया हुआ है, ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स
इस पूरे फोटॉन्स के अंदर। तो इसलिए पूरा बंडल लाइट की स्पीड से चलता है और ये वास्तव में चल किस में रहा है, ये कहीं और नहीं चल रहा है, ये ग्रेविटॉन की सी में चल रहा है। फोटॉन जो चल रहा है ग्रेविटॉन की सी में चल रहा है, ग्रेविटॉन पार्टिकल्स की सी में चल रहा है। कोई जगह डेंसिटी ग्रेविटॉन पार्टिकल्स की यूनिवर्स में कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन यहाँ फोटॉन ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जब कभी भी ये फोटॉन जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल डार्क मैटर के पास या प्लैनेट के पास किसी पोजीशंस पर जहाँ ग्रेविटॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ ग्रेविटॉन्स की डेंसिटी और वहीं पे अगर ये जो है फोटॉन ये पहुँच गया तो एक्चुअली में मास एनर्जी कन्वर्जेंस हो सकते हैं। और वहीं पर अगर कई सारे फोटॉन्स पहुँच गए तो ये सारे फोटॉन्स अपने आप को साथ साथ स्टैंडिंग फोटॉन्स में बदल सकते हैं। कहने का मतलब है कि लाइट का जो ट्रैवलिंग रूप है वो फोटॉन है, और वो फोटॉन जो ट्रेवल कर रहा है ग्रेविटॉन्स की सी में ट्रेवल कर रहा है। और ग्रेविटॉन्स की सी में एक फोटॉन जहाँ कहीं भी ग्रेविटॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए वहाँ पर कहीं ना कहीं वो ग्रेविटॉन के पार्टिकल्स कोइलेस करने लगें और वहाँ थोड़ा बहुत भी अगर मास हो जाए तो उसी पॉइंट पर अगर क्या बोलते हैं फोटॉन्स टकराएं, जो कुछ और नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के अल्टरनेटिव बंडल्स हैं, उसके अंदर स्वयं ग्रेविटॉन है। तो उस हाइयर डेंसिटी ग्रेविटॉन रीजन में अगर ये फोटॉन्स टकराते हैं जिसके अंदर स्वयं ग्रेविटॉन्स हैं, तो कहीं ना कहीं मास एनर्जी कन्वर्जेंस से फोटॉन अपने आप को दो मेसेस के बीच में, ग्रेविटॉन मेसेस के बीच में फंसा आपको मिल सकता है। इसको आप कहेंगे स्टैंडिंग फोटॉन्स। तो फोटॉन स्टैंडिंग फोटॉन में किसी रीजन में बदल सकता है जहाँ ग्रेविटॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इन परिस्थितियों में स्टैंडिंग फोटॉन्स जब बदलता है तो जो अल्टरनेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के बंडल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं, बस वो अल्टरनेटिव वेव में जिस भी रीजन में वो स्टैंडिंग फोटॉन रुका हुआ प्रतीत होता है वहाँ पर वो चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं। कुछ इस तरह से चीज़ें आप समझ सकते हैं, चार्ज बंडल्स जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। खैर, अब यहीं पे जहाँ पे स्टैंडिंग फोटॉन बना है, अगर कई सारे स्टैंडिंग फोटॉन्स अपने पॉजिटिव एंड या टेल एंड पर अगर सुपर इम्पोज करते हैं एक छोटे से रीजन पर, तो आप ये कह सकते हैं कि उस रीजन में मास एनर्जी कन्वर्जन होता है, और एक स्पेसिफिक डेंसिटी जब पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स की जब रीच हो जाती है तो मास एनर्जी कन्वर्जन होता है। और न्यूक्लियस के अंदर उस पॉजिटिव फील्ड के अंदर जहाँ कई सारे स्टैंडिंग फोटॉन्स के टेल एंड्स या पॉजिटिव एंड्स सुपर इम्पोज कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ जगहों पर मास या फंडामेंटल पार्टिकल क्वार्क्स इत्यादि मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स डेंसिटी फ्लक्चुएट करती है, तो दो क्वार्क्स के मच डेंसिटी अगर फ्लक्चुएट करेगी तो उनको जोड़ने के लिए आपको एक मूविंग पार्टिकल भी मिल सकता है जो मास एनर्जी कन्वर्जन का ही रिजल्ट है, वो आप ग्लूऑन्स कह सकते हैं। खैर, ये तो न्यूक्लियस की बात थी, लेकिन बाकी रीजन में क्या होगा? न्यूक्लियस के बाहर के रीजन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ ज़्यादातर बची रह जाती हैं, और वो भी आउटर सिरे पर, जी हाँ, स्टैंडिंग फोटॉन्स के आउटर सिरे पर वो इकट्ठा जब होंगे और वो जब सुपर इम्पोज करेंगी तो कहीं ना कहीं जब न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ जिन भी पॉइंटों पर ज़्यादा हो जाएंगी, एक क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा हो जाएंगी, आपको ग्रेविटॉन तो हर जगह है, तो वहाँ पर ग्रेविटॉन के जो पार्टिकल्स हैं वो मास गेन करने लगेंगे। और इस तरह से आप क्या देखते हैं कि ग्रेविटॉन की फील्ड में स्टैंडिंग फोटॉन्स जो कहीं ना कहीं फोटॉन्स से बने हैं, स्टैंडिंग फोटॉन्स जब ओवरलैप करते हैं तो एक तरफ न्यूक्लियस के छोटे छोटे पार्टिकल और न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड और उसके सराउंडिंग एक नेगेटिव फील्ड, और वो नेगेटिव फील्ड में जहाँ पे भी चार्ज डेंसिटीज़ नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे ग्रेविटॉन के जो पार्टिकल्स हैं, बबल्स हैं, वो मास गेन करने लगेंगे। तो आपको न्यूक्लियस के सराउंडिंग नेगेटिव फील्ड एंड साथ में उसी नेगेटिव फील्ड में कुछ पॉइंटों पर मास लिए नेगेटिव पार्टिकल्स जो आपको मिलेंगे,
जिनको आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स पार्टिकल्स मॉडल में? इलेक्ट्रॉन दरअसल और कुछ नहीं है, नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स की वह डेंसिटी है जो मास में दिख रही है, मास में दिख रही है। और ये डेंसिटी किसी एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो भी टोटल एनर्जी और मास होगा न्यूक्लियस के अराउंड, वो दो हिस्सों में दिखेगा। जहाँ पे नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स क्रिटिकल डेंसिटी से नीचे हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन की फील्ड कहेंगे, और यहीं पर जहाँ पर नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जिन भी पॉइंट्स पर न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स की डेंसिटी एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर चली जाएगी, उन पॉइंटों पर इलेक्ट्रॉन कुछ न कुछ मास के संकेत देगा और इस तरह से वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा और वही मास थोड़ा चार्ज भी लिए रहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर शो करेगा। एक्चुअली में कई सारे स्टैंडिंग फोटॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो जो नेगेटिव फील्ड है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड वो मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा बनी है और वो करस्पॉन्डिंग टू कई इलेक्ट्रॉन्स के हो सकती है, और जो सिस्टम के किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की फील्ड हो सकती है। और इनर लेवल पे आप कह सकते हैं जो एकदम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के एकदम करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आप सेपरेट मान सकते हैं, उनके पूरे सिस्टम को, उनके क्लाउड को, और उनके जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो उनके सारे पार्टिकल्स को। लेकिन आउटर लेवल पर आप पूरे सिस्टम को एक अलग मान सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर लेवल पे है तो उसके जो भी मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इंडिपेंडेंट वे में आप उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसकी डेंसिटीज को। लेकिन जिन भी पॉइंटों पर इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज अधिक हो जाएंगी, जिन भी पॉइंटों पर, तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स उन जगहों पर आपको किसी भी वक्त दिखेंगे। तो किसी भी समय पर एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल पार्टिकल्स में ब्रेक होता आपको दिखेगा न्यूक्लियस के अराउंड, और ये इसलिए संभव है कि वो पार्टिकल कुछ और नहीं है। वो एक इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन की ही जो मासलेस नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज़ हैं उन्हीं का एक रूप है, जहाँ चार्ज डेंसिटी एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर पहुंच गई जिन भी पॉइंटों पर। ऑफ कोर्स चार्ज डेंसिटी, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव भी करेंगे तो ये अगल बगल की चार्ज डेंसिटीज को भी क्या बोलते हैं, उनको डिस्टर्ब करेंगे ना। तो किसी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी चेंज होगी, न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स की चार्ज डेंसिटी चेंज होगी। जहाँ पर डेंसिटी एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर चली जाएगी वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के सुपर इम्पोजिशन से, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के सुपर इम्पोजिशन से वहाँ पे मौजूद ग्रेविटॉन के पार्टिकल मास गेन कर लेंगे और पार्टिकल आपको अपीयर होता दिखेगा, एक ग्रेविटॉन मेश की तरह दिखेगा ना। लेकिन जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा और किसी अप्रिशिएबल एरिया में चार्ज डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो वहाँ पार्टिकल ग्रेविटॉन मेश की डेंसिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी। तो न्यूक्लियस के अराउंड कुछ पॉइंटों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा पहुँच सकती है और वहाँ वो एक तरह से डेंस मेश की तरह दिख सकते हैं, और जिस भी समय पे जिस भी पोजीशंस पर ये मेशेस रहेंगी वो एक्चुअली में वो यूनिक रहेंगी। तो अगर किसी भी एक मेश को आप ट्रैक कर सकें, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित किसी भी एक डेंस मेश को आप ट्रैक कर सकें तो वो मेश आपको एक्चुअली में वाइब्रेट करते हुए दिखेगी, वो डेंस मेश। लेकिन आप उसी को नहीं ट्रैक कर रहे हैं, जिसको भी आप ट्रैक कर रहे हैं मान लीजिए उसकी पोजीशन एक्स है किसी भी समय टाइम टी पर, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग, उस डेंस मेश के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और कई भी जगह मेश बना रहा है, लेकिन रिलेटिव पोजीशंस किसी भी समय सिस्टम पर वो एक तरह से यूनिक है। तो अगर आप किसी भी एक मेश को ट्रैक करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग आप मान लीजिए कि पूरी की पूरी जितने भी और दूसरी जगह मेश है आप उसी जगह पे मान लीजिए
और इस तरह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो मेस है, और जहां आपने सारी डिफरेंट मेस, चूँकि उसकी रिलेटिव पोजीशंस पर एक तरह से एक यूनिक नेचर पे है किसी टाइम पर, तो किसी एक मेस को आप ट्रैक करिए और वहीं पूरा अपना मास आप मान लीजिए, तो वहीं पर पोजीशन मान लीजिए पूरा इलेक्ट्रॉन है किसी समय पर, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो एक तरह से उसके करस्पॉन्डिंग ओवरऑल हो जाएगी, और उसको आप कहते हैं Ux। क्या कहते हैं? Ux प्लस ये जो ग्रेविटॉन मेस है, मास है, और जो सराउंडिंग फील्ड है, चूँकि सिस्टम कंजर्वेटिव है एटम के अराउंड, इलेक्ट्रॉन दो रूपों में है, चार्ज डेंसिटीज अलग, बेसिक रूप तो चार्ज डेंसिटीज का ही है, मासलेस चार्ज पार्टिकल की चार्ज डेंसिटीज का ही है, लेकिन जिन पॉइंटों पे चार्ज डेंसिटीज बढ़ गई है वहाँ पे मास बन गया है, तो उन मासेस को आप पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आपको पूरे सिस्टम का जो मोमेंटा है वो फिक्स है, पूरे सिस्टम का मोमेंटा फिक्स है। पूरे सिस्टम का मास फिक्स है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मास जो इलेक्ट्रॉन है वो मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज से बना है। जहाँ डेंसिटीज बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ ग्रेविटॉन मेसेस दिख रही हैं ना, मतलब मास लिए हैं ना, तो किसी भी पर्टिकुलर ग्रेविटॉन मेस के अरेंजमेंट के लिए सिस्टम की एक यूनिक एनर्जी तो होगी, और किसी भी एक मेस को ट्रैक करेंगे तो बाकी की आप एक तरह से ट्रैक कर रहे हैं। तो सिस्टम की एक यूनिक पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी समय पर, कि सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटा भी यूनिक होगा किसी समय पर ना, लेकिन उस किसी समय पर ओवरऑल ग्रेविटॉन का मासेस का अरेंजमेंट भी किसी समय पर वो यूनिक होगा, और मास भी ग्रेविटॉन मासेस का जो भी रहेगा ग्रेविटॉन मेसेस का वो भी यूनिक रहेगा, जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग होगा ना। और बाकी सब रीजन में डेंसिटीज इतनी कम होंगी कि वहाँ पर ना के बराबर मासेस होंगे। तो एक्चुअली में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन को जब आप लिखते हैं तो आपको किसी भी स्पेस के रीजन को आपको दो तरह से ट्रीट करना है। एक फील्ड का रीजन, मासलेस पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस तरह की फील्ड में हो, मासलेस पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल से बनी जो फील्ड है, प्लस जहाँ डेंसिटीज उनकी ज़्यादा हो गई है, जहाँ पार्टिकल नज़र आ रहा है तो पार्टिकल की तरह ना। और जब भी पार्टिकल की तरह आप ट्रीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्रीट करोगे, और जो फील्ड है, फील्ड की एनर्जी आप पोटेंशियल एनर्जी की तरह ट्रीट करोगे। लेकिन किसी भी स्पेस में जो टोटल एनर्जी होगी E, वो बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो वो स्पेस फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक कंजर्वेटिव स्पेस है, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी आ जा नहीं रही है। तो इसलिए कंजर्वेटिव स्पेस में क्या होगा, एनर्जी सिस्टम की फिक्स रहेगी E, और मोमेंटा भी फिक्स रहेगा, टोटल मोमेंटा P। लेकिन चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, किसी भी स्पेस के लिए आप जो चीज़ लिखोगे एनर्जी बराबर, वो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी स्पेस के लिए, चाहे कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो। बस कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा कि मोमेंटा भी फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोमेंटा भी फिक्स हो जाएगा, मास फिक्स हो या ना फिक्स हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कंजर्वेटिव सिस्टम में किसी भी एक समय पर जो है वो ग्रेविटॉन मेसेस की आपस की लोकेशन एक यूनिक रहेगी, और मेसेस एक तरह से दिखेंगे, तो इसलिए उन मेसेस का मास भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन कि अगले ही पल उसी कंजर्वेटिव सिस्टम पर, चूँकि चार्ज डेंसिटी बदल सकती है क्योंकि वो मेसेस मूव करेंगी अलग अलग पॉइंटों पर, तो मास कुछ और हो सकता है उन्हीं ग्रेविटॉन मेसेस का ना, क्योंकि वो अब अलग दूसरी मेसेस जो आप ग्रेविटॉन मेसेस अब दूसरी यूनिक वे में क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बदल सकती है, क्योंकि मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटीज भी बदल सकती हैं। तो इसलिए हम बेस्ट वे में क्या कह सकते हैं कि जो मास है,
जो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है वो मास फिक्स है या नहीं, लेकिन वो मास जो भी है वो टोटल सिस्टम का है, टोटल सिस्टम का है, क्योंकि ग्रेविटॉन मेश जो है वो किसी एक पार्टिकल पर नहीं है, बल्कि ग्रेविटॉन मेसेज पूरे सिस्टम में फैली है। और कहीं ना कहीं जो मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटीज जहाँ घट बढ़ जाएंगी ना, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन जो चीज़ फिक्स है वो है सिस्टम का मोमेंटा फिक्स है। सिस्टम का मोमेंटा दो पार्टों में बना हुआ है। एक मोमेंटा जो स्वयं मास के मूवमेंट के कारण मिल रहा है, ग्रेविटॉन मेसेज के मूवमेंट के कारण मिल रहा है। दूसरा मोमेंटा जो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स फील्ड बना रहे हैं उस फील्ड का मोमेंटा है। लेकिन टोटल मोमेंटा क्या है? फिक्स है, लेकिन मास फिक्स सिस्टम का नहीं है ना। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए E इक्वल टू श्रोडिंगर साहब ने जो लिखा, E इक्वल टू ये बराबर जो उन्होंने लिखा वो लिखा पोटेंशियल एनर्जी UX जो केवल x का फंक्शन है, जो एक खास ग्रेविटॉन मेश अरेंजमेंट दिखा रहा है। किसी एक को ट्रैक कर लीजिए तो बाकी सब ट्रैक हो जाएंगे। तो मान लीजिए किसी एक को ट्रैक कर लिया, उसी पे सारी मेश मान लीजिए एक सिंगल पार्टिकल मान लीजिए ग्रेविटॉन मेश, और उसको UX कह दीजिए। प्लस आप क्या करिए, सिस्टम का टोटल मोमेंटा उस पॉइंट पर जो भी रहेगा उसके टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिखिए। तो p² बाई 2m। 2m क्या है? m जो सिस्टम का मास है, चूँकि सारा मास उन्होंने एक ही ग्रेविटॉन मेसेज को एक ही पॉइंट पर ले आए हैं, तो इसलिए वो पार्टिकल का मास आपको प्रतीत होगा। लेकिन ये मास जो है एक्चुअली में समय के साथ ग्रेविटॉन मेसेज का अरेंजमेंट बदलेगा, तो इसलिए वो मास फिक्स नहीं हो सकता कंजर्वेटिव सिस्टम में मास एनर्जी कन्वर्जेंस के कारण। तो कहीं ना कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन अपने आप में तभी पॉसिबल है कंजर्वेटिव सिस्टम में जब मोमेंटम टोटल फिक्स हो, और मोमेंटम टोटल तभी फिक्स हो सकता है जब आप दोनों ही वेव या मासलेस चार्ज डेंसिटी से बनी वेव और जो मासेस ग्रेविटॉन मेश के द्वारा जो मेश बनी है उसके मूवमेंट के द्वारा, उन दोनों के ही मोमेंटम को आप साथ लें, तभी सिस्टम का मोमेंटा कंजर्व रहेगा। और जब कभी भी मास इंक्रीज करेगा या वो मास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो कहीं ना कहीं फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी भी कम ज़्यादा होती ही रहेगी। तो ओवरऑल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में E जो है वो फिक्स है कंजर्वेटिव एटम्स के लिए, और बराबर फंक्शन ऑफ पोजीशन UX प्लस मान लीजिए पूरा मेश एक जगह है, प्लस सिस्टम का टोटल मोमेंटा p² बाई 2m, उस पॉइंट पर जो सिस्टम का टोटल मास है 2m। और इसी को उन्होंने फिर आगे जब ऑपरेटर्स के जरिए, और चूँकि हर एक सिस्टम में एक वेव नेचर भी दिख रहा है मासलेस पार्टिकल्स का ना, तो उस मासलेस पार्टिकल का जो वेव नेचर है उसके लिए उन्होंने जो इक्वेशन एक साई का फॉर्मेट बना लिया। और मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के डेंसिटीज़ के चेंजेस से वास्तव में फील्ड चेंज हो रही है, और जब भी फील्ड में एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल में कम होगी, पार्टिकल में कम होगी, पार्टिकल में ज़्यादा होगी, मास और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो फील्ड में कम हो जाएगी। जैसे स्ट्रिंग मूव करती है, तो स्ट्रिंग में पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कम रहेगी, और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी अधिक है वहाँ पार्टिकल की एनर्जी कम रहेगी। दरअसल स्ट्रिंग बिना डिफॉर्मेशन के मूव नहीं कर सकती। और पुराने एपिसोड्स में हमने बताने की कोशिश की कि स्ट्रिंग स्वयं अपने आप में, अगर स्ट्रिंग के मटेरियल को देखें ध्यान से, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो समय के अनुसार बदल रही है पार्टिकल, लेकिन उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है। तो स्ट्रिंग को उसके स्पेस में देखने पर भी आपको कुछ इसी तरह का सिस्टम दिखेगा। आपको स्ट्रिंग भी एक तरह से क्या दिखेगी, जैसे आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जिस तरह से आप एटम को देखते हैं उसी तरह से पूरी स्ट्रिंग में न्यूक्लियाई वाइब्रेट कर रहे हैं ना, और उनके मध्य में फील्ड चेंज हो रही है। और तो उस मॉडल से भी आप देख सकते हैं एक्चुअली में स्ट्रिंग को भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह देख
सकते हैं। जहाँ फील्ड चेंज हो रही है वहाँ वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटीज चेंज हो रही है। मासलेस इलेक्ट्रॉन स्वयं क्या बोलते हैं, उसका मास श्रोडिंगर मॉडल पे एक मास अलग है और चार्ज डेंसिटीज अलग हो जाती है, तो मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटीज चेंज हो रही है। सारी एनालिसिस वही है एक्चुअली में ना। तो बाकी फिर जो श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरह के, जब आप वेव के पार्ट पर फोकस करते हैं तो वास्तव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दो पार्टों में है। पार्टिकल्स के रूप में जो दिख रहा है वो एक क्रिटिकल लेवल से मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज अधिक हो गई है, और बाकी जगह मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटीज है, जो एक तरह से फील्ड को स्पेस में जन्म दे रही है। और ये फील्ड जो है समय के साथ बढ़ रही है, घट रही है, ऑसिलेट कर रही है, लेकिन रीजन चूंकि एक है तो इसलिए स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग ये फील्ड है। तो कोई भी स्टैंडिंग वेव जो बनेगी वो प्लेन वेव के जरिए बनती है, और चूँकि इनकी डेंसिटीज़ के कारण जो फील्ड है वो कुछ और आर्बिट्री डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ले सकती है। इसलिए जनरलाइज टर्म में एक वेक्टर फील्ड एक वेक्टर है, और वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और दिशा हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए जो सबसे सही तरीका है वो लिखने का वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में इन वेव्स को लिखना। तो साई को e⁻i⁻kx - ओमेगा इंटू टी के फॉर्म में एक्चुअली में लिखना, और या इनके कम्बिनेशंस में लिखना। जिस तरह एक्स kx - ओमेगा इंटू टी साइन को उसके अपोजिट वेव से आप कम्बिनेशन में वो जोड़ के आप स्टैंडिंग वेव पा लेते हैं, उसी तरह से इसके कम्बिनेशन से आप स्टैंडिंग वेव पा सकते हैं। खैर इस तरह से चीज़ें चलती गई और एक तरह से ऑपरेटर्स भी ईजाद हो गए, और इस तरह से अब E बराबर जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों तरफ साई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यू और कुछ नहीं है, वो एनर्जी ऑपरेटर गुणा साई बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर गुणा साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर गुणा साई। ऑपरेटर्स की सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, वो कहीं और से नहीं, किसी भी जो साई का फॉर्म आप ले लिया e⁻−kx - ओमेगा इंटू टी। पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो k के अंदर मोमेंटम छुपा हुआ है, ओमेगा के अंदर एनर्जी छुपी हुई है। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए ये दोनों चीज़ें एक्चुअली में फिक्स होती हैं, कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव से चाहे t के रेस्पेक्ट में लें चाहे x के रेस्पेक्ट में लें तो आपको एक एक फैक्टर मिल सकता है, और फिर से वही चीज़ें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है रिपीट हो सकती हैं। तो इसलिए एक्चुअली में कोई भी प्रॉब्लम जो होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वो कैसी होगी, साई पे आप एनर्जी ऑपरेटर से अगर पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आपको एनर्जी सिस्टम का पैरामीटर मिल जाए, मतलब ओमेगा के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड बाई साई मिल जाए, ये आइगन वैल्यू मिल जाए, और जो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे उसके साथ कोई कांस्टेंट ले लीजिए, वो और कुछ नहीं आई एच बार h/2π है। इसी तरह से मोमेंटम ऑपरेटर क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा -IH डेवर बाई डेवर x हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अंततः जो इक्वेशन जो आप पाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, वो आप पाते हैं I मल्टीप्लाइड बाई H बार, I मल्टीप्लाइड बाई H बार डेवर बाई डेवर टी ऑफ साई, वन डायमेंशन में है तो xt कर लीजिए बराबर, मतलब साई x और t का फंक्शन है, और केवल अगर वन डायमेंशन में आप देख रहे हैं और बराबर हो जाएगा ये -h बार का स्क्वायर अपॉन 2m डेवर बाई डेवर x स्क्वायर साई xt प्लस ux इंटू साई xt। अब यहाँ पर हमने जो बायोरिएक्टर मॉडल बनाया था और जो मॉडल हमने देने की कोशिश की वो कुछ और नहीं है कि ग्रेविटॉन मेश जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के सी में कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है। तो आई टर्म को थोड़ी समय के लिए दिमाग से हटा दीजिए तो इक्वेशन कैसे दिखेगी। आई को अगर आई शाई भी लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज को एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इस फॉर्म में देखेंगे, आई को दिमाग से हटा दीजिए तो डेवर बाई डेवर टी ऑफ साई एक्स टी। साई क्या है, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज। आपको
उसके साथ ग्रेविटॉन की भी डेंसिटी होगी, क्योंकि हर जगह ग्रेविटॉन्स मौजूद हैं। और जब डेंसिटी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की मासलेस चार्ज पार्टिकल बहुत बढ़ जाएंगी तो ग्रेविटॉन मास गेन करेगा पार्टिकल्स। तो एक्चुअली में जो साई है वो डेंसिटी है किसकी, मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की प्लस ग्रेविटॉन पार्टिकल्स की डेंसिटी है किसी पॉइंट पर। खैर चलिए इतना कॉम्प्लेक्स ना करें, आप नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटीज मान लीजिए साई को। तो किसी पॉइंट पर वो जो डेंसिटी चेंज होगी वो है डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी के रूप में लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आई और एच को भूल जाइए, एच को नीचे ले आइए, इधर तरफ जाइए, बराबर हो जाएगा। अब चूंकि एक एच कट जाएगा तो माइनस एच बाई 2m और मल्टीप्लाइड बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी उस पॉइंट पर। ये एक्चुअली में और कुछ नहीं है, उस पॉइंट पर अगर यूनिट वॉल्यूम मान लें, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना, हर समय कैसे चेंज होगी, किसी समय पर जो चार्ज डेंसिटी चेंज होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो दिया जाएगा डेवर बाई डेवर टी ऑफ साई एक्स टी। और ये जो डेंसिटी चेंज होगी चार्ज डेंसिटी वो डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि अगल बगल से जहाँ पे भी डेंसिटी कम ज़्यादा होगी वहाँ पे उस पॉइंट पर मासलेस नेगेटिव चार्ज फ्लो करेंगे डिफ्यूजन के कारण। तो डिफ्यूजन के कारण जो टर्म है वो कुछ और नहीं है, माइनस एच अपॉन 2m डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस जो मेस मूव कर रही है, जो मेस मूव कर रही है मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसको आप इस तरह से इमेजिन करिए कि जो पार्टिकल अगर एक ही पॉइंट पर है, सारी मेसेस एक ही पॉइंट पे हैं और सारे मेस को कॉम्पैक्ट मान लीजिए, एक पार्टिकल मान लीजिए ठोस, जब वो मूव करेगा तो अगर वो अपने रीजन को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो चार्ज डेंसिटीज़ जो हैं इस कंस्ट्रिक्शन से उनकी डेंसिटीज़ किसी पॉइंट पे बढ़ेंगी। तो किसी पॉइंट पे डेंसिटी जो बढ़ेगी वो डिपेंड करेगी कि सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है उस समय, जो यूएक्स से रिप्रेजेंट होगी मल्टीप्लाइड में स्वयं उस पॉइंट पर वास्तव में डेंसिटी साई की वैल्यू क्या है, साई की वैल्यू क्या है। यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डेवर बाई डेवर टी ऑफ किसका, चार्ज डेंसिटी का। किसी भी समय पे जो चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है किसी भी पोजीशन पे वो बराबर हो जाएगी डिफ्यूजन के कारण जो चेंज हुआ प्लस पार्टिकल मूवमेंट के कारण जो एक्स्ट्रा डेंसिटी किसी पॉइंट पर पाई गई। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो और कुछ नहीं है, वो मूविंग क्रिटिकल चार्ज डेंसिटीज़ हैं, क्रिटिकल चार्ज डेंसिटीज़। तो अगर न्यूक्लियस के अराउंड सारा का सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से बना है तो अभी कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ पॉइंटों पर अगले पॉइंट पर सिस्टम इस तरह से डेंसिटीज चेंज हो सकती हैं कि वहाँ पर कुछ पॉइंटों पर पार्टिकल दिखे ग्रेविटॉन मेसेस के रूप में। लेकिन इन मेसेस की रिलेटिव पोजीशन एक यूनिक होगी क्योंकि सिस्टम का एक यूनिक नेचर है एक पॉइंट पर ना। लेकिन ठीक अगले पल ये ग्रेविटॉन मेसेस आपको कुछ और अगल बगल दूर दिख सकती हैं ना। तो हर एक पॉइंट पर आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा, केवल अगर आप मेसेस को ही देखें तो सिस्टम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मल्टीपल पार्टिकल्स में बटा है और हर एक पार्टिकल कहीं ना कहीं नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स की सी में वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन किसी भी एक पार्टिकल को ट्रैक करेंगे आप तो रिलेटिव पोजीशन जो दूसरे पार्टिकल्स की है वो ऑलरेडी फिक्स हो जाएगी क्योंकि सिस्टम यूनिक है हर समय ना। और जब कभी भी इन ग्रेविटॉन मेसेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसी करस्पॉन्डिंग टू टोटल फील्ड की एनर्जी कम हो जाएगी, और जब फील्ड की एनर्जी बढ़ेगी तो ग्रेविटॉन मेसेस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन टोटल मूवमेंटा सिस्टम का जो रहेगा, ग्रेविटॉन मेसेस में जो मास और उसके मूवमेंट के कारण जो है उसका मूवमेंटा प्लस स्वयं फील्ड का मूवमेंटा ये फिक्स रहेगा कंजर्वेटिव सिस्टम में ना। तो अगर आप सारे के सारे मेसेज को एक पॉइंट पे ले आइए, सारे के सारे मेसेज को एक पॉइंट पे ले और उस मेस को मूव करता हुआ देखिए नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मासलेस पार्टिकल की चार्ज डेंसिटीज़ की सी में ना, और उसमें आप बैठ जाइए। तो उसमें आप बैठ जाएंगे तो वो मेस दो तरह से क्या बोलते हैं, वो पार्टिकल एक मेस मतलब वो पोरस मास दिखेगा और उसके अंदर आप उसमें बैठ जाएंगे तो आपको पर यूनिट टाइम आप एक्स्ट्रा पार्टिकल्स गेन करेंगे। वो और कुछ नहीं होगा उस फ्रेम में, वो होगा डिफ्यूजन के कारण जो
उसने गेन किया, अगर वो पार्टिकल अपनी जगह होता तो डिफ्यूजन कारण गेन करता, प्लस वो पार्टिकल अगर डिफ्यूजन ना भी होता तो हायर डेंसिटीज में मूव करता, उसके कारण गेन करता। तो इन दोनों का सम ही एक्चुअली में वास्तव में अगर आप उस फ्रेम में देखेंगे कि मेस पार्टिकल के फ्रेम में, तो वो चार्ज डेंसिटी चेंज करेगा डेवर बाई डेवर टी का किसी समय पे चार्ज डेंसिटी पार्टिकल के अंदर। लेकिन ये अगर आप पार्टिकल के बाहर से फ्रेम देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, और चूंकि पार्टिकल या मेसेज कहीं पे भी हों, जब वो मूव करेंगी ना तो कहीं ना कहीं अगल बगल चार्ज डेंसिटीज़ बढ़ेंगी या घटेंगी। न्यूक्लियस की तरफ आएंगी तो उनके बीच रीजन बढ़ेंगी, पीछे घटेंगी। तो कुछ इस तरह से आप हर एक पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी चेंज होगी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, वो बराबर हो जाएगी किसके, उस पॉइंट पे जो उसने डिफ्यूजन से गेन किया माइनस h बाई 2m, क्योंकि 2m क्या है, ग्रेविटॉन मेसेज का अरेंजमेंट और उसका मास। तो कहीं ना कहीं जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो जो भी मेसेज मूव कर रही हैं उसके कारण ही वास्तव में डिफ्यूजन भी कहीं ना कहीं वो भी किसी पॉइंट पर भले मास हो चाहे ना हो डिपेंड कर जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर जो डेंसिटी चेंज होगी किसी भी पॉइंट पर वो डिफ्यूजन के कारण चेंज होगी, माइनस h बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई डेवर एक्स स्क्वायर, डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर किसका, साई एक्स टी का, प्लस क्या बोलते हैं एक्चुअली में वो जो चीज़ होगी, प्लस जो मेसेज स्वयं मूव कर रही हैं। आप मेस कहिए कि एक तरह से आप अपने फ्रेम से देखेंगे तो वो मेस बहुत छोटी हो सकती हैं, पार्टिकल दिख सकती हैं कि उसके अंदर कुछ जा ही नहीं सकता है, लेकिन वो जो मूव कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, फील्ड की एनर्जी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं किसी अगल बगल के पॉइंटों पर न्यूक्लियस और उस पार्टिकल के मध्य कहीं ना कहीं जिस पॉइंट पे आप चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो स्पेस श्रिंक हो रहा है, तो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ रही है। इस श्रिंकेज के कारण तो एक्चुअली में जो दूसरा टर्म होगा वो कुछ और नहीं होगा, जो भी सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी रहेगी ना, और सारे पार्टिकल को एक पॉइंट पे अगर मान ले तो ux मान लीजिए, क्योंकि अगर कोई एक पार्टिकल कई पार्टिकल में भी टूटा, अगर किसी एक पार्टिकल को ट्रैक कर सके तो ऑटोमेटिक सब कुछ ट्रैक हो जाएगा। तो आप सारे मास को एक पॉइंट पे मान लीजिए तो एक यूनिक जो एनर्जी होगी वो ux होगी, सिस्टम की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई जिस पॉइंट पर एक्चुअली में आप कैलकुलेट कर रहे हैं साई को, भले ही वहाँ पार्टिकल हो चाहे ना हो, मल्टीप्लाइड बाई वहाँ पे जो साई की तुरंत की वैल्यू है साई एक्स टी। तो यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। दरअसल अगर आप न्यूक्लियस के अराउंड फील्ड को अलग माने और पार्टिकल को अलग माने तो हर एक इलेक्ट्रॉन कई पार्टिकल्स में न्यूक्लियस के अराउंड ब्रेक रहेगा, और वो पार्टिकल्स नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल की सी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यही है स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। लेकिन अल्टीमेटली जो ये इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अराउंड वाइब्रेट कर रहे हैं किसी पोजीशन पे, एक्चुअली में ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ये मास एनर्जी कन्वर्जन के कारण हो रहा है, और ये और कुछ नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल की सी से बना हुआ है, जिस जगह चार्ज डेंसिटीज एक क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा हो गई हैं वहाँ पर वो पार्टिकल दिख रहा है, और चार्ज वो जब पार्टिकल मूव करेगा तो एक तरह से मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज भी चेंज होगी। तो वो पता लगा जिस जगह डेंसिटी ज़्यादा चेंज हो जाएगी तो वहाँ पे नया मास बन जाएगा, और जो पार्टिकल के अंदर स्वयं के अंदर वो मास गायब भी हो सकता है ना। तो वो आपको विजुलाइज ऐसा होगा कि पार्टिकल की पोजीशन पहले कुछ थी, अब पार्टिकल की पोजीशन कुछ हो गई, तो आपको पार्टिकल वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन आप मासलेस पार्टिकल की डेंसिटीज के उसमें देखेंगे उसी पार्टिकल को, तो आपको क्या दिखेगा कि मासलेस पार्टिकल की डेंसिटीज जहाँ ज़्यादा थी वहाँ पार्टिकल था, अगले पल मासलेस पार्टिकल की डेंसिटीज वहाँ ज़्यादा नहीं है, उसके जस्ट आगे वाले पॉइंट पे ज़्यादा हैं, तो आपको क्या बोलते हैं पार्टिकल वहाँ विजुलाइज करेगा। तो पार्टिकल जो आप दिख रहा है एक्चुअली में वो और कुछ नहीं, मासलेस चार्ज पार्टिकल की जो डेंसिटीज घटती बढ़ती रहती है, एक क्रिटिकल लेवल से जब डेंसिटीज ऊपर पहुंच जाती है
मास के रूप में देखती है। तो जो मास का मूवमेंट दिख रहा है एक्चुअली में क्रिटिकल लेवल से जो डेंसिटीज समय के साथ पोजीशन के अनुसार मूव कर रही हैं एक्चुअली में वो पार्टिकल को दर्शा रही हैं ना। और ऐसा भी आप समझ सकते हैं किसी पॉइंट पर जब क्रिटिकल मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो मास बन गया, तो वो पूरा का पूरा मसवा तो डेंसिटी एकाएक नहीं कम हो जाएगी ना। वो मान लीजिए वो डेंसिटी समय के साथ घटेगी बढ़ेगी लेकिन मास वहाँ रहेगा ना। और लेकिन वो मास क्या बोलते हैं, डेंसिटी जो घट बढ़ रही है इसी के साथ वो थोड़ा कुछ क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम को नहीं छोड़ गई लेकिन क्या बोलते हैं डेंसिटीज़ ने अपनी पोजीशंस बदल ली, तो मास आपको आगे पीछे होता दिख रहा है। अलग तरीके से कहिए कि चूँकि मास पूरी तरह से नहीं गायब हो गया है, बस चार्ज डेंसिटीज थोड़ा आगे पीछे मूव कर गई हैं, तो एक्चुअली में आप इसको किस तरह से देख सकते हैं कि पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहा है और उस पार्टिकल के मूवमेंट के कारण वास्तव में अगल बगल की डेंसिटीज चेंज हो रही हैं। तो एक ही चीज़ को पार्टिकल को आप पार्टिकल के नज़रिए से देखिए और पार्टिकल के नज़रिए से देखेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, उससे अगल बगल की चार्ज डेंसिटीज चेंज होंगी जिससे फील्ड की एनर्जी घटेगी बढ़ेगी। एक तरह से जब फील्ड की एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, पार्टिकल की एनर्जी घटेगी तो फील्ड की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज़ के नज़रिए से देखेंगे तो पार्टिकल का मूवमेंट और कुछ नहीं है, मासलेस चार्ज पार्टिकल की फ्लक्चुएटिंग डेंसिटीज़ हैं और डेंसिटीज़ मल्टीपल पॉइंटों पर अलग अलग तरीके से बढ़ कर सकती है, तो इसलिए मास भी चेंज हो सकता है। और पार्टिकल्स क्या बोलते हैं जो दिख रहा है, वो जो उसकी पोजीशन में सिट दिख रहा है वो मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज़ कैसे बदल रही हैं, मतलब वेव वास्तव में उसको वेव की तरह से आप देखिए, क्योंकि डेंसिटीज़ बदल रही है मतलब फील्ड बदल रही है। तो फील्ड जब एक डेंसिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएँ, इतने लेवल पे फील्ड पहुंच जाएं कि वो मास में कन्वर्ट हो जाए, तो मास एनर्जी कन्वर्जन के रूप में भी आप पार्टिकल का मूवमेंट आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली में जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो मास एनर्जी कन्वर्जन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? मास एनर्जी कन्वर्जन मूव कर रहा है, जो और कुछ नहीं नेगेटिव जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटीज जो मूव कर रही हैं कुछ पॉइंटों पर जब वो क्रिटिकल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वही अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग समय पर जब दिखती हैं तो पार्टिकल के रूप में वो आप दिखती हैं। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को इस तरह, तो कोई भी अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस को हटा दीजिए तो वो क्या रहेगा, एक्चुअली में वो ग्रेविटॉन की सी में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज के रूप में वो सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और जिन जिन पॉइंटों पर नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटीज अधिक रहेगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स हैं और उनके मध्य नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटीज है। तो इलेक्ट्रॉन हम स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में ग्रेविटॉन की फील्ड में ट्रेवल कर रहा है एज ए नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज को लिए हुए, और जिसमें वो सब मल्टीपल पार्टिकल्स से बना है और वाइब्रेट कर रहा है। ऑफकोर्स ये सारी जिन पॉइंटों पे डेंसिटीज़ अधिक है वो पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो डेंसिटीज़ अगर एक वाइब्रेशंस थोड़ा सा एक डायरेक्शन में ज़्यादा दिख रहा है तो पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में ज़्यादा भाग रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी है, वही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वही एनर्जी नहीं है, पार्टिकल की ही एनर्जी नहीं है काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी दिख रही है वही वेलोसिटी के कारण ही नहीं दिख रही है काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की जो डेंसिटीज हैं जो ग्रेविटॉन सी में हैं, उस जो अभी तक पार्टिकल में कन्वर्ट नहीं है, उनके अंदर जो क्या बोलते हैं एनर्जी है वो इनहेरेंट एनर्जी है। वो क्या है? इनहेरेंट एनर्जी है। और जब भी कभी एक हायर पोटेंशियल कभी कभी ऐसा मिल सकता है कि अगर सिंगल पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जिसको कभी पास नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूँकि मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज एक तरह से मूविंग स्टैंडिंग वेव की तरह है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज मूव कर रही हैं ना, और ये कहीं ना कहीं जहाँ डेंसिटी अधिक है वहाँ तो पार्टिकल भी हैं, तो पार्टिकल्स बीच में एक तरह से मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज़ लिए हुए हैं रीजन में। एक तरह से इलेक्ट्रॉन को जो हम विजुलाइज करते हैं वो और कुछ नहीं है,
पार्टिकल्स के मध्य स्टैंडिंग वेव है और ये पूरा सिस्टम जो मूव करता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, साथ में इंटरनल एनर्जी भी है जो स्टैंडिंग वेव्स की एनर्जी है जो उस पार्टिकल्स के मध्य है, और जो पार्टिकल्स स्वयं जनरल वे में वाइब्रेट कर रहे हैं जिसको कोई सेंस नहीं दिया जा सकता, उसकी एनर्जी के ऊपर इम्पोज है जो पार्टिकल्स एक एक्स्ट्रा एनर्जी एक डायरेक्शन में जो लिए हुए हैं, एक मूवमेंट जो लिए हुए हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी एक्चुअली में जो दिख रही है वो ओवरऑल जो एक डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करते हुए दिख रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस इनहेरेंट जो मासलेस चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज़ में एनर्जीज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल ज़्यादा करीब होगी, ज़्यादा रिपल्सन होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिसमें एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है वो अपने से बड़े पोटेंशियल पे पार हो जाती है। वो इसलिए होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन अपनी इस इंटरनल जो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर लें और वो पोटेंशियल को पार कर जाएं, और जब पार कर जाएं तो एक्चुअली में वो हो क्या रहा है, एक्चुअली में ग्रेविटॉन की सी में वो मासलेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की डेंसिटीज कुछ इस तरह से चेंज होती है कि क्या बोलते हैं, जो इनहेरेंट एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है और वो पोटेंशियल को पार कर जाता है। या डेंसिटीज़ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की और ग्रेविटॉन की इस तरह से फ्लो करती हैं, ग्रेविटॉन के सी में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटीज इस तरह से फ्लो करती हैं कि दूसरे पॉइंट पे जो हायर पोटेंशियल के बाहर दूसरे तरफ जहाँ एक सिंगल पार्टिकल नहीं पहुँच सकता था वहाँ पर डेंसिटी कुछ इस तरह से चेंज मिलती है कि वही इलेक्ट्रॉन जिसमें वही काइनेटिक एनर्जी दिख रही है पार्टिकल्स में और वही स्टैंडिंग वेव की एनर्जी भी मासलेस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे ना, क्योंकि मास एनर्जी कन्वर्जन से हुआ। इलेक्ट्रॉन ग्रेविटॉन की सी में मूव कर रहा है ना, और मास एनर्जी कन्वर्जन के जरिए जो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई और एक तरह से पार्टिकल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिए हुआ है जो एक्चुअल में आपको दिखती है, और जब मूव कर गया तो फिर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फिर से इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव में चली गई, इलेक्ट्रॉन का शेप उसी तरह से हो गया। एक्चुअली में ग्रेविटॉन की सी में नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो कहीं ना कहीं कुछ पॉइंटों पर जहाँ डेंसिटीज अधिक हैं उन इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स के मध्य ये सी फंसा हुआ है और ये मूव कर रहा होता है, और मास एनर्जी कन्वर्जन से स्टैंडिंग वेव का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा तब्दील हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आपको प्रतीत होता है कि जब आप उसको आप सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं तो प्रतीत होता है कि अपनी काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा के पोटेंशियल को उसने पार कर लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी ही नहीं इनहेरेंट स्टैंडिंग वेव की एनर्जी भी होती है। इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल पार्टिकल से बना हुआ है। तो इस तरह से वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को हम स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। तो